हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, इससे पहले एक इंडियन पॉलिटी के काफी लेक्चर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी मास्टर और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप लोग अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग वो भी लिंक चेक कर सकते हैं, आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस कोई भी सब्जेक्ट वीक है, आप उसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको अलग अलग नीचे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्टेट्स लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 168 से 212 तक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो आर्टिकल 163 के तहत जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो क्या कर देते हैं, एड करते हैं और एडवाइस गवर्नर को सलाह देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं गवर्नर के साथ और गवर्नर को बताते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 165, एन एडवोकेट जनरल फॉर ईच ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट के पास अपना एक एडवोकेट जनरल होगा जो कि स्टेट के सभी लीगल मैटर्स को देखेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 169, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। की लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश करनी है या क्रिएट करनी है 169 के तहत। करंटली ओनली 7 स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। 7 स्टेट्स हैं, याद रख लीजिए, बिहार, जम्मू, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा एंड तेलंगाना। ये 7 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिनके पास दोनों हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 171, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 7 स्टेट के पास है, उसकी कंपोजिशन आर्टिकल 171 से डील होती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक 100 बंदे हैं, 100 बंदे, तो इसका 1/3 होना चाहिए। इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका हो गया 33। बट ये तो एक कंडीशन है, या फिर एंड नॉट लेस देन 40। अगर 40 से कम है तो फिर उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी ही नहीं। मतलब अगर आपके 100 हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, तो फिर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल आप नहीं बना सकते, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। जिसका 40 से ऊपर जाएगा 1/3, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है। द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल इज एज फॉलोज। काउंसिल, तो देख लीजिए काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सेंट्रल कंसर्न स्टेट। जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो 1/3 मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी, 1/3 बाय पॉलिटिकल बॉडीज। तो जो कुछ पॉलिटिकल बॉडीज होंगी 1/3 वो सिलेक्ट करेंगी। अब ये 2/3 हो गए। 1/12 बाय इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर ग्रेजुएट ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड हु आर रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। जो कि उसी स्टेट से हैं और ग्रेजुएट्स हैं और 3 साल की कोई भी उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, 1/12 लोग वो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर शामिल। नेक्स्ट है 1/12 बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन एंगेज्ड फॉर 3 ईयर इन टीचिंग। कुछ टीचर्स ले जाएंगे क्योंकि 3 साल से जो टीचिंग एक्सपीरियंस में है और नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल। क्यों सेकेंडरी स्कूल से लोअर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लिया जाएगा। एंड 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो 1/6 जो बचे उनको जो है गवर्नर नॉमिनेट करेगा। तो इस तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। उसके बाद फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव के बारे में कर लिया हमने कि स्टेट किस तरह से बनती है, स्टेट किस तरह, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। जिस तरह से फ्रेंड्स सुप्रीम सेंटर में होता है, उसी तरह स्टेट के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, 214 एंड 231। द कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन 1862 इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। जो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है वो 1862 में एस्टैब्लिश किया गया, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। द बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट वर आल्सो एस्टैब्लिश इन द सेम ईयर। द न्यूएस्ट हाई कोर्ट आर छत्तीसगढ़, बिलासपुर, उत्तराखंड, नैनीताल एंड झारखंड, रांची। हाई कोर्ट्स आर ऑल एस्टैब्लिश इन द ईयर 2000। तो ये जो सारे हैं ये 2000 के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी 2019 के अंदर एक जो हाई कोर्ट है वो वर्किंग शुरू किया, वो बताइए नीचे कमेंट करके वो कौन सा जो है हाई कोर्ट है जिसने भी अपनी अलग वर्किंग शुरू कर दी है, तो वो नीचे कमेंट करके बताइए। वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। लेकिन आप भी थोड़ा सा देखते हैं कितने आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, कितना आपको पता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो हाई कोर्ट्स हैं देख लीजिए, जो डिक्शन एंड सीट्स ऑफ हाई कोर्ट्स, ये नेम है, ये एस्टैब्लिश ईयर है, ये टाइटल जुडिशरी और ये सीट है। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पंचायत के जो आर्टिकल है 243 से 243O तक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच इनविसेज 3 टायर सिस्टम, मतलब 3 टायर लोकल गवर्नेंस। देयर आर, पहला टायर है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब 3 टायर हो गए, पंचायत लेवल पे 1 टायर, दूसरा ब्लॉक लेवल पे, तीसरा जिला लेवल पे, तो 3 हो गए।
द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ये 3 स्टेट्स के अंदर पंचायत सिस्टम नहीं है। इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरीज, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज उनमें है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये नहीं है। पंचायत सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग ए पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन, तो सभी के पास है ये जिनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा है जो उनकी पॉपुलेशन है। एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। जो फ्रेंड्स फर्स्ट मीटिंग होती है उसके 5 साल तक एवरी पंचायत का जो टाइम रहता है, आप लोग अच्छे से याद रखिए। अब कुछ कमेटीज हैं जो पंचायत से रिलेटेड है, एग्जाम के अंदर सीधा आपको याद रखना है। जो ये रिकमेंडेशंस चाहे पढ़िए चाहे ना पढ़िए, चाहे याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन ये जो छोटा सा टेबल है ये जरूर याद रख लीजिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, किस लिए? पंचायत सिस्टम के लिए। के संथमन कमेटी 1963 और अशोक मेहता कमेटी 1978, JVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी 1986। तो फ्रेंड्स ये सारी जो पंचायत समिति जो है ये कमेटीज हैं ये पंचायत सिस्टम से रिलेटेड है। वहां पर आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा कि नीचे दिए गई कमेटी में से कौन सी पंचायत सिस्टम से रिलेटेड है, कौन सी पंचायत सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 5 कमेटीज के नाम याद रखने हैं और ये कब स्टैब्लिश की गई ये याद रखनी है। या फिर अगर पंचायत से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, तो ये याद रख लीजिए। और इन्होंने क्या जो रिकमेंडेशन दी थी वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा गया, स्टैब्लिश लोकल बॉडीज, डेवलप पावर एंड अथॉरिटी, तो स्टैब्लिश लोकल बॉडीज को डेवलप किया जाए, उनको पावर दी जाए, अथॉरिटी दी जाए। बेसिक यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस टू बी ब्लॉक या समिति, जो बेसिक यूनिट है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का वो या तो ब्लॉक होना चाहिए या समिति होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनी थी के संथमनम कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या कहा था, पंचायत टू हैव पावर टू लेवाई टैक्सेस, तो टैक्स लगाने की पावर होनी चाहिए उनके पास। लैंड रेवेन्यू की पावर होनी चाहिए। पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू बी सेटअप, तो उन्होंने कहा था कि पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन किसकी थी, के सांथनम की, तो ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी, डिस्ट्रिक्ट टू बी ए वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर प्लानिंग, PRI एज 2 टायर सिस्टम विद मंडल पंचायत एंड जिला परिषद, तो वो कह रहे थे कि जो पंचायती सिस्टम है 2 तरह से होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। ये किसने कहा था, अशोक मेहता कमेटी ने 1978 के अंदर। नेक्स्ट है JVK राव, PRI एक्टिवेटेड एंड सपोर्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस BDO टू बी सेंट्रल टू द रूरल डेवलपमेंट, तो JVK राव की रिकमेंडेशन थी। और LM सिंघवी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो पंचायत के अंदर है जो पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट तो फ्रेंड्स रहती ही रहती है। सरपंच से डील की जाती है कि हाँ आप हमें वोट दिलवाइए, ये वो आप सारी चीज़ें जानते हैं। ऑन ग्राउंड कुछ और है, ऑन पेपर कुछ और है। ये भारत है मेरे दोस्तों, इंडिया के अंदर ऑन पेपर कुछ और चल रहा होता है और ऑन ग्राउंड कुछ और चल रहा होता है। हमारी बुक्स भी फ्रेंड्स इसी तरह से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, रियलिटी कुछ और है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करने के साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, नॉलेज मिलती है तो थैंक यू जरूर बोल दिया कीजिए। कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो बता दिया कीजिए कि सर ये चेंजेस आप कर लीजिए, तो वो आपके लिए चेंजेस भी कर दिए जाएंगे। चलिए, द म्यूनसिपैलिटीज, ये आर्टिकल 243P 243ZJ, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 है, विच इन्वेजेस 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, नेमली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका, एंड सिटी काउंसिल नगर पंचायत। तो ये म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपल गवर्नेंस इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1688। द मद्रास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट म्यूनसिपल बॉडी इन होल कॉमनवेल्थ आउटसाइड द यूके के बाद ये पहली जो है म्यूनसिपल बॉडी है जो यूके से बाहर कोई कॉर्पोरेशन ऐसी बनी है मद्रास के अंदर 1688 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। द बॉम्बे एंड द कलकत्ता कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1726, तो देख सकते हैं उसके 36 और ये 46 साल बाद ये जाकर यहाँ पर बनी है मद्रास के अंदर, बॉम्बे एंड कलकत्ता के अंदर मद्रास के बाद। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन सिटीज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन, जिनकी सिटीज की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं। सिटी काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर अर्बन एरियाज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30,000 एंड लेस देन 1 लाख, तो उनके पास सिटी काउंसिल्स होती हैं जिनकी जो पॉपुलेशन 30,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम होती है। ए म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड अर्बन एरिया ऑफ पॉपुलेशन 2 लाख और लेस, 2 लाख से ज़्यादा पे एक म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और क्या क्या रिलेशन होते हैं हम पढ़ लेते हैं। ये भी आर्टिकल 245 से 263 यूनियन एंड स्टेट के बीच। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंस रिलेशन। 3 तरह के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। पढ़ेंगे अच्छे से। आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली, तो जो आर्टिकल 262 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है,
वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज का। तो और नेक्स्ट है 263 इंटरस्टेट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरस्टेट काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल। नेक्स्ट है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो जो सैलरीज है जजेस की वो यहीं से जाती है, और कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पार्ट 13, इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की भारत के अंदर ही ट्रेड कॉमर्स कैसे चलेगा, इंटरकोर्स कैसे होगा, ये सारी चीजें। आर्टिकल 301 से 307 डील करता है, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब आप भारत के अंदर कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, आ जा सकते हो भारत के अंदर। ये जो है हमें जो पार्ट 13 के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 301। आर्टिकल 302 के तहत पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो वो कहीं पर भी आने जाने से रोक सकते हैं, आपको कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर आप इस चीज का ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये जो है पार्लियामेंट के पास पावर है इस चीज की। जैसे कि जो मतलब नशीली चीजें उन पर बैन लगा हुआ है, जो कुछ नशीली चीजें आप लोग मतलब कर सकते हैं, उनका कॉमर्स ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 303 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आर्टिकल 304 restrictions on the trade commerce and intercourse among states notwithstanding anything in the article 301 303, जो कि कोई भी ऐसी चीज जो 301 और 303 में नहीं की जा सकती, वो जो चीज वो रिकमेंडेशन वो रिस्ट्रिक्शन 304 के तहत लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 305 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट मोनोपोलीज इन आर्टिकल 301 303, तो ये जो एग्जिस्टिंग लॉ उनको सेव करने की, उनकी मोनोपोलीज को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 305 है। मतलब ये जो पूरा 13 पार्ट है और 301 से 307 तक है, ये पूरा ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड है भारत के अंदर, और ये सभी आर्टिकल है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 306 पावर ऑफ सर्टेन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, सेम वही आर्टिकल। आर्टिकल 307 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। और फ्रेंड्स आपको जिन्होंने ये लेक्चर सुना उनको ये तो होगा कि 301 से 307 मतलब कि जीएस राय सर ने बोल बोल के यही बताया कि 301 से 307 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब 301 से 307 ये जो आर्टिकल्स हैं ये ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड है। और ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 13 है शेड्यूल, तो ठीक है याद रख लीजिए पार्ट कौन सा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां पार्ट है। तो आज को अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 308 से 323। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस से डील करता है, ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926, याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट है। ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन, ली कमीशन के जो है रिकमेंडेशंस पे पहला सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 के अंदर। नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और जो उसके मेंबर होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और 1935 के तहत जो एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड किए गए थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट्स इसको बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। At least half of the members are civil servant with all at least 10 year experience in the central और state services, तो 10 कम से कम at least half of members जितने भी members हैं यूपीएससी के वो 10 साल की उनके पास सर्विस होनी चाहिए, या तो सेंटर या फिर स्टेट के अंदर यूपीएससी के मेंबर्स की उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस का। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ ईच मेंबर इज 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65, या तो 6 ईयर तक उनका होना चाहिए टेन्योर, या फिर 65 जो भी पहले आएगा उसके दौरान उनको जो है रिटायर कर दिया जाएगा। विच एवर इज अर्लियर मेंबर ऑफ द यूपीएससी can be removed by president on the charges of misbehavior if these charges are upheld by the supreme court, अगर कोई भी चार्जेस लग जाते हैं मिसबिहेवियर के तो उनको जो हटाया जा सकता है मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को। अब है इलेक्शंस, आर्टिकल 324 से 329, सिर्फ 5 ही आर्टिकल हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। आर्टिकल 324 स्टिपुलेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस करवाने के जो सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा और कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 325 प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आल्सो स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इनएलिजिबल और इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स
ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन, कास्ट और सेक्स। मतलब इन चीज़ों की वजह से कोई भी इन एलिजिबल नहीं होगा कैंडिडेट, कोई भी जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहता है वो इन रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स की वजह से वो इन एलिजिबल नहीं होगा, उसकी वजह से उसको एलिजिबल या इन एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये ध्यान किसने रखना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आर्टिकल 326 स्टिपुलेट्स दैट इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ adult suffrage. Every person who is citizen of India is not less than 18 year old shall have to eligible for the inclusion। मतलब जो भी भारत के अंदर 18 साल से ऊपर है उसको वोट का अधिकार है और वो वोट देकर अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसको वो चुनेगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टीज की नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं, रीजनल पार्टीज कौन सी होती हैं, लोकल पार्टीज कौन सी होती हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार पॉलिटी तो, और इसमें से आपको समझ भी आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको कि रोपा बोलते हैं 1951 प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन। आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन के दौरान के तहत अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। कौन सा एक्ट है? रोपा एक्ट। तो सीधा याद रखिए रोपा 1951, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी का? नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है? सिक्योर 6% ऑफ वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट इन जनरल इलेक्शन ऑफ असेंबली इलेक्शन। तो जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें क्या है 6% टोटल जितने भी वोट हुए हैं 4 और मोर स्टेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में जितने भी वोट पोल हुए हैं उसके 6% अगर कोई पार्टी सिक्योर कर लेती है, मान लीजिए 100 वोट पड़े और उसके 6% किसी एक पार्टी ने सिक्योर कर लिए तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। दूसरा क्या है? विन एटलीस्ट 4 सीट्स ऑफ लोकसभा, कम से कम 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए लोकसभा की, तो भी वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। विन एटलीस्ट 2% ऑफ द लोकसभा सीट फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, या फिर 3 अलग अलग स्टेट से 2 सीटें जीत जाए, और मिनिमम ऑफ 11 एमपीज इन द लोकसभा, और कम से कम 11 एमपीज उनके पास होने चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती है कि ये हमारी नेशनल पार्टी है। अब वो बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द पर्टिकुलर स्टेट। रीजनल पार्टी के लिए कम से कम 6% वोट्स होने जरूरी हैं। एटलीस्ट 3 सीट्स होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और एटलीस्ट 3% ऑफ असेंबली सीट्स विच एवर इज हायर। या तो 3 सीट होनी चाहिए या फिर 3% होनी चाहिए, जो भी हायर है वो उनके पास होनी चाहिए, तभी उनको रीजनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड विद इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, तो जो उसकी पिटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली जाएगी। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएंगे सीधा कि हमें इससे ये प्रॉब्लम है। अब कुछ पार्टीज हैं, उनके पार्टी लीडर के नाम याद रखिए और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, सोनिया गांधी लीडर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, सुरवरम सुधाकर रेड्डी। और नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM 1964, प्रकाश कारत। और भारतीय जनता पार्टी BJ 1980, अमित शाह। बहुजन समाज पार्टी BSP 1984, मायावती। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999, शरद पवार। चलिए आपसे 2 बेसिक से क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो INC का जो मतलब कि जो इनका साइन है वो क्या, इनका चिन्ह क्या, चुनाव निशान क्या, इनका चुनाव चिन्ह क्या, और BJP का चुनाव चिन्ह क्या, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट करते हैं हम बात UPSC की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम UPSC के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम 20 मिनट का लेक्चर मानकर चलते थे, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी तक आप इतना याद कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, आपके डाउट क्वेरी का रिप्लाई जरूर आएगा फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। करंट अफेयर जरूर फॉलो कीजिए, वेबसाइट चेक करते रह कीजिए, नई नई चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।